को जो मिल सकता था वो दरअसल दिल्ली खींच लेती थी। और वजह ये थी कि दिल्ली और आगरा की जो दूरी थी और जो रास्ता था, उससे आगरा के जो दर्शनीय स्थल हैं या जो ब्रिज के दर्शनीय स्थल हैं, मथुरा है, आगरा है, यहां से जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो कहीं और चला जाता था। सरकारें बदली, अलग अलग समय पे हमने देखा, सपा की आई, बसपा की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई। इन लोगों ने अपनी तरह से इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए तमाम एक वादे किए, बहुत सारे इरादे जताए। अब उसके बाद ये पिछले 2-3 साल का जो दौर है वो कोरोना का दौर है। ऐसे में धंधे पानी चौपट हुए हैं। लेकिन एक बात जो लगातार समझी भी जाती है और उसको बेचा गया, अगर किसी की तरफ से बार बार हाईलाइट किया गया, तो कहा गया कि भाई पर्यटन उद्योग ऐसा है, पर्यटन उद्योग ऐसा है जिसमें हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए। तो हमारे साथ दो ऐसे ही समाज के प्रतिनिधि यहां पर हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना दखल रखते हैं और अलग अलग तरीके से अपनी नज़र से न सिर्फ आगरा को देखते हैं बल्कि इस पूरी व्यवस्था को भी देखते हैं। वाधवा साहब और नितिन जी, वाधवा साहब, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, प्लीज़ आप माइक ले लें, कि चूंकि ये एक पर्यटन नगरी है आगरा, और यहाँ जो आता, आगरा ताजमहल देखने लोग आए और उसके बाद बगल में मथुरा है, वहाँ गए, तो ऐसे करके एक इकॉनमी यहाँ से जनरेट होती है। तो अभी क्या स्थिति है आगरा की, मतलब कोविड के दौरान और अब जब कोविड से हम उबर रहे हैं उस समय पे क्या सरकारों की तरफ से आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया गया जिससे वापस सब चीजें पटरी पे आए? सबसे पहले तो मैं न्यूज़ इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं अपनी बात रख सकूं। देखिए, जहां तक आप कोरोना की बात करें तो हमें जो पर्यटन उद्योग को तो शायद ना भारत सरकार और ना ही प्रदेश सरकार, उनके दोनों के एजेंडे में पर्यटन उद्योग है ही नहीं। अगर आपको मैं इस भारत सरकार की जीडीपी की बात करूं तो देश के अंदर 9.2% जीडीपी का हिस्सा हमारे पर्यटन उद्योग से है। और बड़े कहते हुए भी बड़े शर्म सी आती है कि लगता है कि पर्यटन कोई उद्योग ही नहीं है। और जबकि कोई भी आज, मैं अगर आगरा की बात करूं तो जब भी कोई वीवीआईपी आता है आगरा के अंदर या हमारे देश के अंदर तो उसको आगरा ही विज़िट कराया जाता है। और जब आगरा के अंदर क्या, पर्यटन उद्योग के अंदर कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई सुविधा कहीं भी नहीं दी जाती है। जहाँ तक कोरोना काल की बात है, एक पर्यटन उद्योग ही नहीं, बाकी कई ऐसे उद्योग हैं कि जो कि पूर्णतः मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। आज भी यही हालत है। जो टूरिस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल्स के ऊपर सरवाइव करते थे, जो व्यवसाय, उनका तो आज हाल ही बेहाल है। आगरा के अंदर मोर देन 25 to 30% होटल इस थर्ड वेव से पहले से ही बंद है। और ये थर्ड वेव स्टार्ट हो गई तो इसमें से कई होटल्स, जैसे कल ही मेरे पास खबर आई कि सर हमने तो अपने होटल्स बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए भाई? कि सर हमारे जो एक्सपेंसेस ही मीट आउट नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से कई प्रकार की मांग की गई कि भाई इस कोरोना पीरियड के अंदर कम से कम हमारे पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिक्स चार्जेस हैं उसको ही वेव आउट कर दिया जाए, पर कहीं नहीं सुना गया। फिर कहा गया कि सर हम एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास जो है हम दे रहे हैं उनको, 50% का आप कंट्रीब्यूट करिए, 50% का हम कंट्रीब्यूट करेंगे। उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जो हम लोगों को ईएमआई दे रहे हैं उसका कहा कि साहब ईएमआई के ऊपर फॉर द टाइम बीइंग ऑफ कोरोना पीरियड के लिए हमारे पर टैक्स वेव आउट कर दिया जाए, उसको भी कहीं नहीं सुना जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कोरोना पीरियड के अंदर पर्यटन उद्योग जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर ये तीसरी वेव थोड़ी सी भी और तेज़ हो गई, प्रचंड हो गई, तो मैं समझता हूँ मोर देन 50 to 60% होटल्स वाले होटल बंद करके या तो चाय की दुकान लगाएंगे या खोमचा लगा के बैठेंगे या किसी दूसरे बिजनेस में चले जाएंगे। अभी सेकेंड वेव के अंदर ही मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम पर्यटन उद्योग से जुड़े, चाहे वो एम्पोरियम वाला हो, चाहे होटल वाला हो, चाहे रेस्टोरेंट वाला हो, 10 to 15% ऑलरेडी जो पर्यटन उद्यमी हैं वो दूसरे बिजनेस के अंदर मूव कर चुके हुए हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि पर्यटन उद्योग की तरफ कोई भी सरकार ध्यान दे रही है। ठीक है, चूंकि चर्चा लगातार चलती रहती है, हमने वाधवा साहब से सवाल लिया है। एक चीज दर्शकों के लिए, चूंकि न्यूज इंडिया निष्पक्ष चैनल है, इस बात को इससे बेहतर मौका नहीं है साबित करने का। जरा इधर दिखाना, ये हिस्सा दिखाओ राज, हम अपने कैमरा सहयोगी से कहेंगे। ये सारी कुर्सियां जो अब से कुछ देर पहले भरी हुई थी, ये जा कर के पीछे एक चेहरे के साथ में सिमट गई हैं। आप वहाँ पे दिखाइए, इस समय वाजिद साहब अभी रुके हुए हैं और ये सारे लोग जो यहाँ पर अभी तक बैठे हुए थे, ये जा कर के अपने नेता के साथ में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये न्यूज़ इंडिया चूँकि निष्पक्ष हैं, हम निष्पक्ष हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते, तो ये बात भी हमारे दर्शकों के लिए समझना ज़रूरी है कि बहुत सारे समर्थक ऐसे होते हैं जो अपने नेता के साथ में चले आते हैं और उसके बाद किसी भी चर्चा का माहौल, किसी भी पत्रकार को, किसी भी चैनल को अनाप शनाप अपनी तरह से लपेटने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें असलियत दिखाना आता है। आपने 10 मिनट के बाद अपनी असलियत पोल पट्टी खुद खोल के रख दी कि आप किसी एक पार्टी के समर्थन से आए हुए थे और आपका नेता उठा तो हमारी इस चर्चा के एक हिस्से की कुर्सियां भी खाली हो गई। तो बहुत सारी, ठीक है, दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों का जवाब हम सरकारों से ही लेंगे जो सत्ता में बैठेगा। लेकिन एक कार्यक्रम में, एक देश के राष्ट्रीय चैनल के कार्यक्रम में बैठ करके अगर जनता इस तरीके से करेगी और जनता के नाम पर किसी नेता का तंत्र ऐसा करेगा तो हम ये भी नहीं होने देंगे। हम न्यूज़ इंडिया पर उसकी भी कलई खोलेंगे, पोल पट्टी खोलेंगे हम। और ख़ास तौर से शेखर त्रिवेदी के प्रोग्राम में ये कतई नहीं हो सकता कि नेता अपने समर्थकों को लेकर के आए और उसके बाद इस तरीके से चर्चा के बीच में चर्चा को डिरेल करे। जनता की बात हो रही है, चुनाव है, खुला हुआ है। अगर आज हम उनसे सवाल नहीं लेंगे तो पलट करके कल हमें जवाब ढूंढने का भी मौका नहीं मिलेगा। हम अब नितिन जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो वकीलों का तबका है, जो वकील हैं, वो किस तरीके से इन चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग दौर आए, अलग अलग समय पर, खासतौर से कोविड में हमने देखा कि अदालतें भी सक्रिय हुई। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे रोजगार की बात होती है, नौकरी की बात होती है। उत्तर प्रदेश में कोई नौकरी सरकारी ऐसी नहीं है जो निकले और उसके बाद वो अदालत में ना जाए, अदालत उस पर फैसला ना दे, फिर अदालत के फैसलों पर भी आपत्ति हो करके और तमाम झंझट ना हो। तो ये किस तरीके से हमारी जनता का, किस तरीके से हम उसे समझें और किस तरीके से हम अपने सिस्टम को समझें? बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा शेखर जी। आपके चैनल के माध्यम से आपने जनता के सवाल उठाए हैं और जो आपने अभी प्रश्न मुझसे किया है इसका उत्तर अगर मैं बाद में दूं तो आप मुझे अनुमति दीजिए। इससे पहले कई प्रश्न मेरे जहन में आप ही के साथ जो चर्चा यहाँ बैठे नेताओं की हुई है वह उठ चुके हैं। तो आप मुझे अगर अनुमति दें तो मैं बहुत शॉर्ट में आप बिल्कुल अपनी बात बताना चाहूँगा। आपका है, बिल्कुल। सबसे पहले यहाँ माननीय मंत्री जी आए थे, एक साक्षात्कार था, जो विरोध हुआ वो सबने देखा, लाजमी भी है, लोकतंत्र है, आप कार्यक्रम भी इसी प्रकार का है। उनके द्वारा सबसे पहले एक बात कही गई, सबका साथ सबका विकास। आगरा की जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया, उन्हें सारे एमएलए जिता के दिए, 2 सांसद दिए, बाद में एक राज्यसभा माननीय सांसद यहाँ से हुए। फिर भी ऐसी क्या नौबत आई उस पार्टी के आगे कि उसे अपने सिटिंग एमएलए का टिकट काटना पड़ा। ये जनता, ये जो जनता है ना, ये सब जानती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, कद्दावर नेता जो कहे जाते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, एतमादपुर विधानसभा देख लीजिए, चाहे आप ग्रामीण विधानसभा देख लीजिए, सुरक्षित विधानसभा पे भी उंगलियां उठ रही हैं। तो जो सबको नेतृत्व देने की बात करते हैं, उनके नेतृत्व में इतनी कमी रही कि वह यहाँ पर जनता के सामने उन चेहरों को रिपीट करने में डर रहे हैं। ये फेलियर है गवर्नमेंट का। आपने एक बात और कही थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट से शुरू हुई, उस बात का भी मैं जवाब दूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी कट्टर हिंदूवादी छवि से हैं। होना चाहिए, हर किसी को अपने धर्म के साथ प्रेम करने का अधिकार है, भारत में लोकतंत्र है और सिर्फ एक भारत देश ऐसा है जहां पे अनेकता में एकता का बात कही जाती है। परंतु सार्वजनिक रूप से चुनाव को 80 बनाम 20 कह देना और स्पष्ट कहना कि वो 20% तो सदैव विरोध में रहा है, क्या यह सही है? जनता के बीच में जातिवाद घोलना, धर्म की बात को घोलना गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको अगर चुनाव का आगाज करना है, आपको अगर चुनाव की बात करनी है, तो आपने अभी तक अपनी सरकार में जो काम किए हैं उन कामों को जनता को बता के उसके बीच में आइए। आप 80 बनाम 20 कह के जनता के बीच में मत आइए। ठीक है, अब वापस आप मेरे सवालों पे आ जाएं, चूंकि आपका एक स्पेशलाइज्ड कोर एरिया है, तो मैं उस पे चाहूंगा, क्योंकि क्या है कि जैसे अभी किसी की भी सरकार होती है, ये हमारे यहाँ सिस्टम है। इसी तरीके से जैसे किसानों का भी है, मान लो गन्ना किसान है, तो हम ये देखते हैं कि पहले माल पहुंचेगा, फिर सरकार का आदेश आएगा, फिर वो पूरा मामला अदालत में जाएगा, फिर उस पर वकील साहब खड़े होकर जिरह करेंगे, जिरह करने के बाद फिर अदालत कहेगी कि नहीं आप पैसा दो, इतना दो, ऐसे दो। तो सरकार कहाँ काम कर रही है? आधा काम तो अदालतें निपटा रही हैं। देखिए, और वो केंद्र की और राज्य की, किसी भी दौर की सरकार हो, ऐसा नहीं है कि एक ABC किसी पार्टी एक की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, भारत में न्यायपालिका को निष्पक्ष कहा गया है और सरकार चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं करने के लिए, जो पॉलिसीज बनाने के लिए जो दिया गया है, वह काम है कार्यपालिका का। कार्यपालिका में बैठे कुछ अफसर, जो विधायिका में बैठे हमारे माननीय मंत्री होते हैं, माननीय सांसद होते हैं, उनके अनुरूप, जातियों के अनुरूप ऐसी योजनाएं बना देते हैं जिनको बाद में न्यायालय जाना ही जाना पड़ेगा। बैकलॉग भर्ती की बात हो, आज मेरे भाई ने एक बात कही थी, अभी वो बीच में नहीं है, यहाँ पर चले गए, जो विशेष OBC वर्ग की बात थी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, OBC वर्ग की बात कर रहा हूं। आप ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी, जो अभी यहाँ नेता थे हमारे बीच में बैठे थे, जो उनके प्रवक्ता थे शायद अनुज शिवरे जी, जो OBC से ही आते हैं, जाति की बात नहीं करता, नेतृत्व की बात करता हूं। आगरा में अगर OBC की बात की जाए तो 56% आबादी है OBC की। क्या एक भी टिकट उन्होंने दिया? नहीं दिया। ऐसा नहीं है। जो व्यवस्थाएं बनती हैं उनको बनाने के लिए बहुत एक अल्टीमेट सोच चाहिए जिससे उसका कोई विरोध ना हो। हम लोगों की बरसों पुरानी मांग है हाईकोर्ट बेंच की, आप लोग भी जानते हैं। जबकि हाईकोर्ट बेंच जो भी सरकार में रहा उसने वादा किया और जो विपक्ष में आया वो हमारी गोदी में आके बैठ गया। सरकार में आज माननीय मंत्री जी यहाँ से हैं, माननीय कानून मंत्री हैं, माननीय सांसद हैं, आगरा की जनता ने सराखों पे बिठा के रखा। अगर आप विकास की बात करें, मैंने नहीं देखा आज तक उनके नाम का एक भी शिलान्यास पट्टिका हो कि उनने किसी नाली को बनवाया हो, किसी खरंजे को बनवाया हो या कोई ऐसा विकास कार्य किया हो। सिर्फ फीता काटने के सिवा, उद्घाटन में जाने के सिवा, लोगों के बैठने के सिवा। कानून में बैठे आप कानून के मंत्री हैं, आपको पॉलिसीज बनानी चाहिए थी, आपको एक सिस्टम, एक विजन लेकर चलना चाहिए था। जो आगरा से आपको, जो एयरपोर्ट यहां से चला गया, अभी भाई साहब हमारे साथ बैठे हैं, जेवर चला गया, क्यों चला गया? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। आपको पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ पे केंद्र में और प्रदेश में है, उसके बाद भी आपने ना पर्यटन के लिए कुछ किया, ना रोजगार के लिए कुछ किया, ना आगरा के विकास के लिए कुछ किया। आगरा स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ आगरा की जनता को गड्ढों में लाके खड़ा कर दिया। मेट्रो प्रोजेक्ट जो बन रहा है आगरा में, आपको मैं बता दूं, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी है, मैंने एक RTI लगाई थी। जहां मेट्रो चलाई जाती है वहां का सबसे पहला नियम यह है कि मिनिमम 10 लाख की आबादी उस मेट्रो में सफर करती हो, जैसे नोएडा, दिल्ली, बंबई, अन्य जगह में। आगरा तो शायद अभी मेट्रो सिटी घोषित भी नहीं हुआ है ठीक से। क्या जरूरत है यहाँ मेट्रो चलाने की? आगरा को देना एलिवेटेड रोड दीजिए, आगरा को देना जाम से मुक्ति दीजिए। आगरा के कई ऐसे मुद्दे हैं जो आज तक किसी मंच से नहीं उठ पाए, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने नहीं उठाए। सिर्फ जातिवाद की बात हुई, सिर्फ खिंचाई हुई और कुछ नहीं हुआ। आपके माध्यम से, क्योंकि आपने कहा निष्पक्ष आपका चैनल है, थोड़ा सा समय लेके मैंने इन बातों को रखने का प्रयास किया है। अब आपके जवाब पे आता हूं जो आपने मुझे बताई। मैं ठीक है, अब लूंगा आगे, मुझे और चर्चा को आगे बढ़ाना है। बहादुर साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, आपका एक पूरा उम्र का तजुर्बा है कि आपने बड़े करीब से अलग अलग सरकारों को भी देखा होगा, और चूंकि आप व्यवसायी हैं, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहे हैं उसी तबके के, तो ऐसा क्यों होता है? खैर अभी तो कोरोना आ गया, ये तो अलग तरीके की बात थी, पूरी दुनिया के लिए थी, लेकिन इससे आगे और पीछे भी हम देखें तो कई जो मुख्यमंत्री रहे उनका ये रोना रहा है कि जो पैसा आगरा या ब्रिज से आता है, जो हमारा रेवेन्यू है, उसको तो दिल्ली खींच ले जाता है। कोशिश भी कुछ लोगों ने की है ना, लेकिन उस तरीके की सफलता नहीं पाई। तो ये कमी राजनेताओं में या पॉलिटिकल पार्टीज में या उनकी सोच में किस जगह पे कम रहती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि किसी की भी सरकार बने, आपकी बात अगर उनके कान तक पहुँचती है तो एक विजन उनको मिले, एक अनुभव मिले। देखिए, ये राजनीतिक की बात फिर स्टार्ट हो जाती है। हमें अगर आगरा को आज इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए,
हमें किसी रेवेन्यू की ज़रूरत नहीं है गवर्नमेंट से लेने के लिए, ना प्रदेश सरकार से ना भारत सरकार नहीं से। नहीं, आगरा का जो रेवेन्यू है टैक्स के रूप में जो सरकार के पास जाता है, सरकार उसके लिए रोती थी। आपको उसके अलग बता रहा हूँ हम्म, कि टैक्सेस से तो हमें बहुत ज़्यादा अर्न नहीं होता है, हम्म, पर जो हमारी मॉन्यूमेंट से जो हम अर्निंग करते हैं, हम्म, इतना पैसा हमारे पास आता है। और जो कि हमारे यहाँ ताजमहल के अंदर जब पहली बार टिकट रेस करी गई थी, जिसकी 5 रुपये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लेता था, 100 रुपये पत्थर के रूप में लिए जाते थे। और ये डिसाइड किया गया था कि इसके जो पत्थर जो लिया जाएगा, ये सराउंडिंग 5 किलोमीटर्स एरिया के अंदर इसका जो है डेवलपमेंट होगा। उस पैसे को 5 से 105 रुपये करे, फिर 500 हुए, फिर 960 हुए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी, उसके बाद वो 750 रुपये कर दिया गया। मेरा कहना यह है कि अगर ये पैसा जो इन मोनूमेंट से इकट्ठा किया जाता है, चाहे ताजमहल हो, चाहे आगरा फोर्ट हो, चाहे फतेहपुर सीकरी हो, उस पैसे को अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ आगरा के डेवलपमेंट में खर्च किए तो ये आगरा में 4 चांद लग सकते हैं। पर होता क्या है, इसकी वजह जो भी कोई नया अधिकारी आ जाता है उसके लिए जब इतना पैसा एडीए के पत्थर से गया, किसी नेता को चाहिए कि उसके चाहे वो रूलर पार्टी से रूलिंग एरिया से आता है, उसके पत्थर में से साहब इतना करोड़ रुपया दे दिया गया। क्योंकि सरकारें वहाँ जब आप एमएलए बने हो तो सरकार के प्रतिनिधि हो, आप सरकार से पैसा लाओ, आगरे का पैसा लेके अपने ऊपर क्यों खर्च कर रहे हो। तो मेरा तो कहना यह है कि हमें किसी फंड की आवश्यकता नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट छोड़ पर्यटन उद्योग पानी मैं यहाँ पे सर की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। हाँ, मैं आऊंगा आपके पास। पर्यटन उद्योग को अगर पर्यटन का जो पैसा है यहीं के यहीं छोड़ा जाए और इसी पर ही डेवलपमेंट किया जाए इसके ऊपर, तो हमें किसी पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे पास इतना सरप्लस मनी होगा कि हम, और उसके अलावा मैंने 2-3 बार कई सरकारें आई, हर बार भारत सरकार से भी प्रदेश सरकार से भी ये मांग रखी कि सब एक जिस प्रकार से आगरा के अंदर आगरा विकास प्राधिकरण है, इसी प्रकार पर्यटन उद्योग के लिए भी एक प्राधिकरण बनाया जाए और जो पैसा जो योजनाएं चलाई जाती हैं वो उस उद्योग उस प्राधिकरण के अंदर ही चलें। क्योंकि होता क्या है कि एक सरकार आई, दूसरी चली गई, दूसरी आई, तीसरी चली गई। जब एक बोर्ड बन जाएगा, इंडिपेंडेंट बोर्ड होगा, उसके अंदर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, पर्यटन उद्यमी उसके अंदर होंगे, तो वो उन योजनाओं को हम क्रियान्वित करवा सकेंगे। बिल्कुल। हम जो सर की बात है उसको थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताने की भी कोशिश करते हैं कि इसको इस बात से समझिए, चूंकि स्टेट वेलफेयर जो सरकार होती है वो वेलफेयर स्टेट की होती है, स्टेट वेलफेयर करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार ये, जैसे मुंबई हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान करता है, लेकिन मुंबई का पैसा मुंबई वापस ही जाए, ऐसा नहीं। उससे हो सकता है कि बेंगलोर में या किसी गांव में, हाँ, किसी बिहार के किसी गांव में कोई सड़क बन जाए, इस तरीके की। चूंकि वेलफेयर स्टेट है, स्टेट यानी राज्य, और जो हमारी केंद्र की सरकार है वो भी ये वेलफेयर स्टेट की तरह काम करती हैं। तो ये हमारे संविधान से एक तरीका हमें मिला हुआ है। उसमें हम ये नहीं कर सकते कि जो मैंने टैक्स दिया है उसका हिसाब सरकार मुझे देगी कि मैंने जो टैक्स दिया उस पैसे का क्या किया, लेकिन जो टैक्स कलेक्शन हुआ उसका, उस पैसे से सरकार ने क्या क्या किया, ये सरकार अपने बजट में बताती कि रुपया ऐसे आया और रुपया ऐसे गया। ये एक तरीका है हमारे देश में हमारी इकोनॉमी को चलाने का। ये हमारे साथियों के लिए, दर्शकों के लिए जानना ज़रूरी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा नितिन जी कि ये फिर बात वहीं पे आती है कि बहुत सारी जो हमारी जटिलताएं हैं, ख़ासतौर से कानून को लेकर के भी, उसमें क्या आपको लगता है कि एक रिव्यू इस तरीके का भी होना चाहिए? क्योंकि दरअसल जो हमारे सांसद हैं या जिन विधायकों को हम चुनते हैं, इनका काम तो दरअसल कानून बनाना है और ऐसे कानूनों को ख़त्म करना है जो महत्वहीन हो गए हैं। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन इनसे बड़ी अलग अलग तरीके की होती है और ये समय के साथ बढ़ा है कि उनको विधायक निधि मिलने लगी तो उससे वो नाली सड़क खड़ंजा बनाने लगे और कुछ और हैंडपंप लगना, मतलब छोटी छोटी अलग अलग तरीके की चीज़ें। फिर जनता इसी में फंस के रह गई है। हमारे दर्शकों को भी इस मंच से, चूंकि आज हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप गाइड कीजिए एज ए लॉयर कि दरअसल जो विधायक वो चुन रहे हैं, जिस चुनाव में वो जा रहे हैं, वहां उस आदमी की जिम्मेदारी असल में क्या है? देखिए, रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अंतर्गत हम चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव
जैसा उसकी परिभाषा है प्रतिनिधि, वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। तो हमारा प्रतिनिधि जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं, जो आपने बताया भी कि जो योजनाएं बनाते हैं वो अफसर ही होते हैं। मैं बहुत छोटी सी बात, एक सर की बात बताऊंगा, जो पत्थर की आपने बात कही थी, इसकी एक बहुत कड़वी सच्चाई भी आपको बताऊंगा कि आगरा की आधे से ज़्यादा प्रशासनिक मशीनरी पत्थर के पैसे का प्रयोग करती है अपने व्यक्तिगत कामों के लिए। जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में और अन्य अधिकारियों के यहाँ जो गाड़ियाँ जो दौड़ रही हैं, बढ़िया बढ़िया इनोवा क्रिस्टा और बुलेरो जैसी जो गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, वो सब पत्थर के पैसे की, और वो आगरा की जनता का पैसा है, उस टैक्स का पैसा है जो यहाँ पे पर्यटन उद्योग के लिए खर्च होना चाहिए। रही बात जो अभी आपने कहा, योजनाएं बनाने के लिए साफ नीयत चाहिए और एक विजन चाहिए। जो हमारे देश में एक विधि आयोग भी है, उत्तर प्रदेश में भी विधि आयोग है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे भी विधि आयोग है। उस विधि आयोग से समय समय पर सरकारों को जनता को क्या चाहिए और किस तरीके से कानूनों का क्रियान्वयन हो, जो सरलता से बात पहुंचे। कई बार सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी एक तल्ख टिप्पणी की है, क्या हर बात का निर्णय हम ही लोग करेंगे। जो आपने भी बात की नौकरी की, टेट की जो अभी तक चल रही थी, पहले हाई कोर्ट आई, माननीय उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, फिर सरकार के पाले में गेंद आ गई। उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिर ऐसा काम कर दिया कि फिर कुछ बच्चों को जाना पड़ा। तो कोई भी, आप यूँ समझ लिए, जब जटिलताएं होती हैं तभी ऐसे काम होते हैं। अगर विज्ञापन के साथ ही आहर्ताएं निर्धारित कर दी जाए और समय सीमा निर्धारित कर दी जाए। अभी आप देखिए, अगर पेपर लीक होता है, मैं बहुत कड़वा सवाल, यहाँ युवा हैं, अगर पेपर लीक होता है तो उसकी जिम्मेदारी इन युवाओं की है क्या? आपने पेपर कैंसिल कर दिया, फिर आपने कहा कि हम पुनः भर्ती करा देंगे। अब अगर मैं आप ही की बात रख रहा हूं, अगर यही युवा होंगे जो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आप एक बात बताइए, एक बड़ी विडंबना है माता पिता के साथ जो अपने बच्चे को लगातार 25 वर्ष तक इस लायक बनाने का प्रयास करते कि वो पढ़ लिख के समाज में अच्छा स्थान प्राप्त करे और परिवार के लिए दृष्टिकोण देख के, क्या आज वो बच्चा, क्या आज वो युवा वो कर पा रहा है? सारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा, कांग्रेस के सरकार में भी बेरोजगारी थी, भाजपा के समय में भी बेरोजगारी है, सपा के सरकार में भी बेरोजगारी की समस्या रही, बसपा की सरकार में भी रही। पर क्या किसी सरकार ने कोई ऐसी कार्य योजना तैयार की कि जो पुराने लिटिगेशन कोर्ट में है, सबसे पहले उन्हें खत्म करके हम इसे लागू कर दें, फिर उसके बाद जो व्यवस्थाएं हमें बनानी है, हम योजनाएं बनाएं, हम रोजगार लाएं, हम उसको आगे डाइवर्ट कर दें। कई सारे पब्लिक सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पे आप सेमी पब्लिक गवर्नमेंट बना के एक प्लेटफॉर्म तैयार करके रोजगार दे सकते हैं, कॉर्पोरेट में रोजगार दे सकते हैं। ऐसा सरकारों को करना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हमने अलग अलग विधा के लोगों से भी चर्चा की है और अब हम बिल्कुल आखिरी हिस्से में हैं इस कार्यक्रम के। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सुझाव इधर से आए, जो सुझाव जनता की तरफ से आए, उन सब का स्वागत करना चाहिए और उन सब चीज़ों को हमें आत्मसात कर करके आगे बढ़ना चाहिए। पत्रकार होने के नाते चूँकि हम चौथे स्तंभ हैं और लोगों का एक भरोसा होता है, तो उसके लिहाज से भी हम अपनी बात को कभी कभार इस तरह से कहने की कोशिश करते हैं कि हमारी सोच में भी एक बदलाव सा आना चाहिए। बहुत सारे दुनिया भर में ऐसे लोग हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, जो अलग अलग तरीके से अपने क्षेत्र में न सिर्फ नाम कमा रहे हैं बल्कि उन ऊंचाइयों को छू रहे हैं जहां से वो बड़े पैमाने पर रोजगार जनरेट करते हैं। हिंदुस्तान में हम सब लोगों की एक ये इच्छा रहती है कि हम पढ़ें लिखें, हमारा बच्चा राजा बेटा की तरह डिग्री विग्री लेके फिर दिल्ली, मुंबई, लखनऊ ऐसी जगहों पे जाए और नौकरी के लिए इंटरव्यू देगा और उसके बाद उसको नौकरी मिलेगी। ये कल्चर सा है हमारे देश में। लेकिन आप फेसबुक का जो ओनर हैं उनको उठा के देख लीजिए, आप तमाम धीरू भाई अंबानी का ही उदाहरण ले लीजिए। हिंदुस्तान में सब कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो हमारे ख्याल से, मैं पत्रकार होने के नाते इस बात को कह रहा हूं कि हमारे को भी एक मानसिकता चेंज करने की बात है। हम पढ़ें, पढ़ के डिग्री हासिल करें, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये तय मानिए सरकार किसी की भी आएगी और नौकरियां भी अपनी तरह से जनरेट होंगी, लेकिन हमारी जितनी आबादी है और जिस तरीके से हम आने वाले सालों में जा रहे हैं, अगर हमारे पास अपने हुनर नहीं होंगे,
हमें ये नहीं पता होगा कि हम ये काम अच्छा कर सकते हैं, हमें पता होना चाहिए, तो आप ये मान लीजिए कि हमारी मदद करने के लिए कोई सरकार शायद उस तरीके से व्यवस्थाएं ही ना बनाए, क्योंकि आज भी जितनी व्यवस्थाएं हैं वो हमारी आबादी के आगे आकर के छोटी पड़ जाती हैं। हमारी आबादी है इतनी, और उस आबादी पर कोई राजनेता, कोई राजनीतिक दल बोलना तो छोड़िए, उस पर सवाल लेना भी मतलब सवाल एंटरटेन ही नहीं करेगा। कारण यह है कि उसको वोट बैंक अपना दिखता है। तो जनता जो वोट बैंक है वो इतनी बड़ी आबादी के रूप में हो चुकी है कि वो वोट बैंक से नेता या राजनीतिक दल उबर नहीं पाएंगे, और फिर जो चक्की है जीवन की उसमें पिसना जनता को है। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि एक बार इससे हट करके हमें सोचने की जरूरत है। ये बात कम से कम कोई नेता आकर के आपसे नहीं कहेगा। बस आप मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय आज इतना ही है, मेरा समय इतना ही है। प्लीज नितिन जी, भारत के अंदर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है उसको इतना प्रभावी कर देना चाहिए सरकार को, न्यायपालिका को, कि इतना प्रभावी कर देना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति सोचे भ्रष्टाचार करने से पहले। मैं आपको दावा दे रहा हूं कि 50% समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आगरा की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज इंडिया के तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगला शहर, अगला वोट युद्ध।